पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट। अब देखो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल थे तो उसमें तो बड़ा सिंपल था कि अगर होमोडायटोमिक है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो तो म्यू की वैल्यू जीरो, और अगर म्यू की वैल्यू जीरो है तो ऐसा मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर, सही है ना। और अगर हेट्रोडायटोमिक था तो उनके बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, उनका म्यू कभी भी जीरो नहीं, कभी भी डाइपोल मोमेंट उनका जीरो नहीं होगा, और वो कैसे होंगे, पोलर मॉलिक्यूल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो देखो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और इसमें तुम्हें नेट डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आंसर ठीक से आएगा। अगर तुम डायटोमिक वाला लगाओगे तो वो सही आंसर नहीं आ पाएगा, अगर डायटोमिक वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ठीक से नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे और अलग अलग डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की। तो पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेक करना पड़ेगी, उसी के बाद आंसर निकालो। यहाँ पर कुछ अजम्पशन है, कुछ पॉइंट्स है, उनको समझ लेना। देखो अगर कोई भी मॉलिक्यूल है जो पॉली एटॉमिक है, कोई भी मॉलिक्यूल हो पॉली एटॉमिक और उसका कुछ भी हाइब्रिडाइजेशन हो, कुछ भी हाइब्रिडाइजेशन, अब अगर उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर जीरो हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर जीरो हैं और जितने भी सराउंडिंग एटम है वो सबके सब सेम हैं, तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल हो उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा। ये बात याद रखना है, ये बात पहला पॉइंट ये याद रखना है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका कुछ भी हाइब्रिडाइजेशन है, कोई भी मॉलिक्यूल हो कुछ भी हाइब्रिडाइजेशन हो, बस लोन पेयर उसके ऊपर ना हो, लोन पेयर जीरो हो और उसके जो सराउंडिंग एटम है वो सारे के सारे कैसे हों, सेम, ऐसे सारे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा। तो देखो पहला पॉइंट यही लिखो, फॉर एनी हाइब्रिडाइजेशन, फॉर एनी हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए, इफ सेंट्रल एटम हैज zero lone pair and all the surrounding atom are same, and all the surrounding atom are same, तो इस कंडीशन में जो डाइपोल मोमेंट क्या होगा वो हमेशा जीरो हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट हमेशा म्यू जीरो, और ऐसे सारे मॉलिक्यूल होंगे नॉन पोलर, molecules will be non-polar। देखो इसका एग्जांपल समझो, BCl2, BCl3, CH4, PCl5, SF6, IF7, ये सारे मॉलिक्यूल। तुम इसमें देखो जरा, ये BCl2 है तो ये Cl और ये Cl, ठीक है ना। तो तुम पहले ये याद रखो, बस ये पॉइंट याद रखो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे केस में स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंट याद रख लो, ये पॉइंट काफ़ी है तुम्हारे लिए। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें सीखना है तो सीखो, देखो कैसे करेंगे। मुझे बताओ यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। अब देखो इसके ऊपर कोई लोन पेयर तो है नहीं, और जो सराउंडिंग एटम है वो दोनों क्या है, क्लोरीन, सराउंडिंग एटम दोनों क्या है, क्लोरीन। अब देखना मैंने क्या बताया था कि जो डाइपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमने बताया था टेल्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में, ठीक है ना। अब मुझे बताओ सराउंडिंग सेम है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी सेम होगी, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, सेम। अब बताओ यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो मुझे बताओ दोनों में चार्ज भी सेम होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि सराउंडिंग एटम क्या है, सेम। अब मुझे बताओ जितना डाइपोल मोमेंट इस साइड है उतना ही डाइपोल मोमेंट, बोलो ये दोनों वैल्यू सेम है नहीं है, और अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और अगर कैंसिल आउट करेंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। इसी तरीके से अगला केस है BCl3 का, इसे भी समझ लो। देखो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, BCl3 होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जीरो लोन पेयर है तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। अब देखो जरा, इसकी वजह से यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्लोरीन की तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ, और यहाँ भी क्लोरीन की तरफ, और यहाँ भी किधर की तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ। अब तुम देखो इन दोनों के बीच में एंगल है, और वो एंगल कितना है, 120 डिग्री। अरे sp2 है, sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है, जीरो लोन पेयर है, एंगल 120 डिग्री। अब मुझे बताओ ये एक वेक्टर है और ये भी क्या है, एक वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों के बीच में
120 डिग्री का एंगल। अब जब तुम इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो अगर इसकी वैल्यू, इस वेक्टर की वैल्यू सपोज कर लो f है और इसकी भी f है, तो तुमने पढ़ा होगा कि जब दो वेक्टर हों और उन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट भी क्या होता है, वही सेम f होगा। तो मुझे बताओ इसका जब तुम बनाओगे, इसको जब तुम बनाओगे तो ये ऐसे ही तो बन जाएगा, जितना ऊपर उतना ही, जितना इस डायरेक्शन में उतना ही इस डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ नेट यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ भी नेट क्या होगा, 0। इसी तरीके से CH4 को देखो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, देखो ये स्ट्रक्चर होता है। तो मुझे बताओ इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। तो ये किधर की तरफ जाएगा, कार्बन। ये भी किधर जाएगा, कार्बन। और ये भी किधर जाएगा, कार्बन की तरफ। और मुझे बताओ यहाँ किधर की तरफ आएगा, कार्बन की तरफ। ये ऐसे आ जाएगा, बोलो ठीक है ना। अब देखो इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर की डायरेक्शन में है और इसका एरो कहाँ होगा, नीचे की तरफ। तो मुझे इनका जो रिजल्टेंट है वो ऊपर जाता होगा और इसका जो है वो नीचे। तो फाइनली यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0। बोलो यार, इसका रिजल्टेंट भी बराबर होगा, इसका भी बराबर। तुम्हें ये याद नहीं करना है, स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, तुम्हें तो ये पॉइंट याद रखना है। मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ कैसे, मैं तो उसका डायग्राम बना के, स्ट्रक्चर बना के तुम्हें बस समझा रहा हूँ खाली। ठीक, आगे देखना जरा। PCl5 तुम्हें मालूम है ना, PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। बोलो यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोरस, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, ठीक है ना। मुझे बताओ ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है नहीं है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, इनके बीच में आपस में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का। बोलो अच्छा, इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, इसकी वजह से दोनों कैंसिल, दोनों कैंसिल। और यहाँ देखो इधर की तरफ होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और यहाँ भी किधर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके रिजल्टेंट के इक्वल आएगा। और अगर इसके रिजल्टेंट के इक्वल आया तो मुझे बताओ नेट डाइपोल मोमेंट तो 0 ही हो जाएगा। बोलो यार, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। अब देखो अगला SF6 है। तो तुम्हें मालूम है SF6, ये देखो यहाँ F, यहाँ F और यहाँ। तो अगर सिमेट्री चेक करो यहाँ पे तो तुम देखो सब कैंसिल हो जाएंगे। इधर होगी इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो डायरेक्शन उसी की तरफ होगी। अब बताओ ये सब आपस में कैंसिल आउट होगा नहीं होगा, और अगर कैंसिल आउट होगा तो म्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, ठीक बोलो। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है, यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उसका कुछ भी हाइब्रिडाइजेशन हो, अगर उसके पास लोन पेयर 0 है और जो सराउंडिंग एटम है वो सब के सब सेम है, एक जैसे हैं, तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ऐसे सारे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। और एग्जांपल देखो BeCl2 सेम सराउंडिंग एटम है और इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ BCl3 में देखो सराउंडिंग एटम सेम, लोन पेयर 0। यहाँ CH4 में देखो सराउंडिंग एटम सेम, लोन पेयर 0। ऐसे ही इन सब में एग्जांपल में PCl5, SF6 और IF7। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, इतना याद रखना। सुनो अब अगला पॉइंट, तुम बस पॉइंट याद करते जाना, पॉइंट याद करते जाना। अब सुनो, अब अगर कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसके उस मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर है। कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर, सिर्फ एक लोन पेयर हो। सराउंडिंग एटम कोई भी हो, सराउंडिंग एटम कोई भी हो, सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। बस तुम्हें यह याद रखना है कि मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक है और उस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर है। कितने लोन पेयर हो, सिर्फ एक लोन पेयर। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल पोलर होंगे और उन सारे मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, पहला मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट ये है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर उसके पास एक लोन पेयर है, सराउंडिंग एटम सेम हो या ना हो, ऐसे सारे मॉलिक्यूल पोलर होंगे और उनका डाइपोल मोमेंट नॉन 0 होगा। ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी देखो, लिखो फॉर एनी मॉलिक्यूल, और कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, इफ सेंट्रल एटम हैज 1 लोन पेयर। तुम्हें तो बस ये याद रखना है, सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हो, एक लोन पेयर हो। सराउंडिंग एटम भले ही सेम हो या अलग हो, ऐसे सारे मॉलिक्यूल, उन सब मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट नॉन 0 होगा। डाइपोल मोमेंट विल बी नॉन 0।
यानी यहाँ जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कुछ ना कुछ होगा। और अगर डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो मॉलिक्यूल कैसे होंगे? मॉलिक्यूल्स विल बी पोलर। इसमें एग्जांपल देखो NH3 और दूसरा एग्जांपल देखो SF4 होगा। बोलो यार, IF5 होगा। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? तो देखो सर, NH3 है, कोई मॉलिक्यूल है NH3, बताओ यही तो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ लोन पेयर परसेंट होगा। SF4 है, SF4 तो 4 फ्लोरीन लगे होंगे, और सल्फर में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो एक क्या होगा? लोन पेयर। ठीक है ना? बोलो, तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल जिनके पास एक लोन पेयर हो उनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा कभी। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें सेंट्रल एटम के पास 2 या 2 से ज़्यादा लोन पेयर हो, कितने? 2 या 2 से ज़्यादा लोन पेयर, तब हम चेक करेंगे। तब क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बना के चेक करेंगे। हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, तब प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के चेक करना पड़ेगा। हाँ, 2 जगह श्योरिटी है। एक जगह तो यहाँ श्योरिटी है कि लोन पेयर जीरो हो सेंट्रल एटम पे और सराउंडिंग एटम सेम हो, कुछ देखना ही नहीं है, म्यू जीरो। सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर हो, सराउंडिंग एटम कुछ भी हो, हमेशा डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास, तो सीधी बात यह है कि फिर उसके बाद हम चेक करेंगे अपना आंसर, फिर हम देखेंगे कि आंसर क्या आता है। ठीक है ना? स्ट्रक्चर बना के। तो ये पॉइंट भी देख लो, तीसरा पॉइंट पॉलीएटॉमिक में ये तीसरा पॉइंट है कि इफ सेंट्रल एटम हैज 2 और मोर लोन पेयर, तब हम क्या करेंगे? वी विल चेक बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बना के चेक करेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा। देखो इसमें एग्जांपल देखो तुम, बहुत अच्छा एग्जांपल है और बहुत बार इस पे क्वेश्चन भी आया है। XeF4 नीट में इसमें कई बार क्वेश्चन आया है, तुम देखना नीट में कई बार इससे ही क्वेश्चन आया है XeF4 से। अब अगर XeF4 का मैं स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं तुम्हें, तो देखो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। बोलो यार, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो तुम देखो यहाँ पर होगा फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन। अब 4 ने तो बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो वो यहाँ पर क्या? 2 लोन पेयर होंगे। 2 क्या होंगे यहाँ? लोन पेयर। बात समझ में आ गई नहीं अभी? 2 लोन पेयर होंगे। तो लोन पेयर को थोड़ा और सही से बना लो, यहाँ ऐसे बना लो ताकि डायरेक्शन बनाते टाइम थोड़ा, तो भाई 2 यहाँ लोन पेयर हो गए। ठीक है ना? अब तुम देखो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और Xe लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो फ्लोरीन की तरफ होगा, यहाँ भी किधर होगा? मुझे बताओ ये आपस में इक्वल है नहीं? बोलो, इधर साइड जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही इधर है, इधर जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही इधर, तो ये वाला तो जीरो हो जाएगा। अब मैंने तुम्हें बताया था अगर लोन पेयर भी प्रेजेंट हो तो हम कहते हैं सेंट्रल एटम से डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? लोन पेयर की। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो डाइपोल मोमेंट में डायरेक्शन क्या बताया था मैंने? सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। तो तुम देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो बताओ ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगी, और जब ये भी कैंसिल हो जाएगी तो मुझे बताओ यहाँ नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, और ये मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर। अब इस पर कई बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होती है। कन्फ्यूजन इसलिए होती है कि हमने पढ़ा होता है कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, हम जनरली यही पढ़ लेते हैं कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल पोलर होगा, उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन हमें बता चुका हूँ मैं तुम्हें कि 2 से ज़्यादा लोन पेयर हो या 2 लोन पेयर हो तो चेक करोगे फिर स्ट्रक्चर बना के, फिर तुम्हें स्ट्रक्चर बनाकर ही चेक करना है कि आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बोलो ये बात समझ में आई? इसमें अगर एक और एग्जाम्पल देखूँ तो वो होगा XeF2 का। देखो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन में 2 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और 3 क्या होंगे? लोन पेयर। 3 क्या होंगे? लोन पेयर। अब मुझे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना ज़रा। 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर 5 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, और इसका शेप होता है लीनियर। शेप क्या होता है? लीनियर। देखो ज़रा, देखना ज़रा ध्यान से। यहाँ Xe है और मैंने तुम्हें बताया था कि लोन पेयर हमेशा कहाँ आएंगे? इक्विटोरियल पे, और एक्सियल पे क्या आएंगे? बॉन्ड पेयर। तो देखो यहाँ 3 लोन पेयर है ना, तो तीनों लोन पेयर कहाँ जाएंगे? इक्विटोरियल पोजीशन पे।
तीनों कहाँ आएंगे, इक्वेटोरियल पे। तो मुझे बताओ इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो फ्लोरीन की तरफ होगा और इसका भी किधर की तरफ होगा, फ्लोरीन। बताओ ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपस में कैंसिल। अब देखो सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, यहाँ सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, यहाँ भी सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, एंगल इनके बीच में 120 है। तो जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा वही सेम इसका मैग्नीट्यूड, और वही सेम देखो इस लोन पेयर का मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो यहाँ भी देखो सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, सब कैंसिल। और जब सब कैंसिल हो जाएगा तो म्यू क्या हो जाएगा, 0, और ये भी क्या होगा, नॉन पोलर। अगर सेंट्रल एटम के पास 2 से ज़्यादा लोन पेयर है, 2 लोन पेयर हैं या 2 से ज़्यादा लोन पेयर, तब हम चेक करेंगे स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर में पहला एग्जांपल था XeF4 का, हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया। तो देखो ये सारे के सारे डाइपोल मोमेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और जब कैंसिल करेंगे तो म्यू क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। XeF4 उसमें एक ऑप्शन होता है, तुम देख के समझते हो कि यार यहाँ तो 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर है तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। लेकिन जब स्ट्रक्चर बना के चेक करोगे तो सारे डाइपोल आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और नेट डाइपोल मोमेंट 0, और अगर 0 है तो नॉन पोलर। ऐसे ही XeF2 है। बताओ हमने ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री बनाई है, लेकिन शेप देखो 3 लोन पेयर है ना, तो इन ये 3 लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आएंगे और बॉन्ड पेयर एक्सियल पे आएंगे, ये भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इनका नेट इस वाले डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ भी जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 और इस जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर। अब देखो ये क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, तुम सबसे पहले जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था ना उसकी तरफ जाना। तुम चेक करना क्या कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास लोन पेयर 0 हो और सराउंडिंग एटम सारे कैसे हो, सेम। अगर ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल मिल जाए उसका डाइपोल मोमेंट 0। जब वो मॉलिक्यूल मिल जाए उसके बाद आगे मॉलिक्यूल चेक करना और आगे के मॉलिक्यूल में देखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसमें ज़्यादा हो उसका डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है ना। और उसके बाद अगर पॉलीएटॉमिक का केस हो, साइड एटम अलग अलग हो, तो उसके बाद स्ट्रक्चर से चेक कर लेना, स्ट्रक्चर वाला तो भी तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब देखो जो पहला ही ऑप्शन है उसमें देखो ये BF3 है, अब ये बोरोन है, ये थर्ड ग्रुप का है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 3 होते हैं और तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन ने क्या बना लिया, बॉन्ड किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, और साइड एटम सेम है, फ्लोरीन है। तो मुझे बताओ यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम भी क्या है, सेम। इसका मतलब इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। इसके बाद तुम यहाँ देखो PF3 में इसके पास तो एक लोन पेयर होगा भाई, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं यहाँ 5, तो देखो यहाँ 3 बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर, इसका मतलब एक लोन पेयर है, डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये मैंने तुम्हें बताया था। ऐसे ही तुम यहाँ देखो एक लोन पेयर है, कभी भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से पता करेंगे। तो देखो फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है। अब फ्लोरीन की तो है 4 और फास्फोरस की है 2.1 या 2 मान लो, तो यह यहाँ आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 1.9। कितना आ जाएगा, 1.9। अब देखो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.5, और जब तुम इसमें से घटाओगे 2 को 2.1 घटा लो तो यहाँ कितना रह जाएगा, 1 कह लो 1.4। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा तो यहाँ डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा PF3, PCl3 और सबसे लास्ट में BF3, क्योंकि इसका तो डाइपोल मोमेंट 0 ही है, तो इसको तो लास्ट में उठा के रखी देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये CH4 है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सराउंडिंग एटम सारे के सारे हाइड्रोजन सेम, लोन पेयर यहाँ 0, तो यहाँ म्यू 0, मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर। अब चेक करो नाइट्रोजन को और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो तुम मुझे बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ डेल्टा EN का डिफरेंस H2O में ज़्यादा होगा और NH3 में कम। इसका मतलब H2O का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद NH3, और यहाँ तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो 0 ही होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो बताओ इसका ये आंसर आ जाएगा। अब देखो तीसरा चेक करो यहाँ, तो यहाँ तुम देखो सबके पास लोन पेयर भी सेम है, 2 लोन पेयर हैं, और अगर 2 लोन पेयर हैं तो मैंने तुम्हें बताया था ज्योमेट्री चेक करना पड़ेगी, तो कर लेते हैं चेक। ये 2 लोन पेयर है। अब देखो इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ, बोलो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ,
तो बताओ क्या ये आपस में कैंसिल हो सकता है? ये आपस में कैंसिल नहीं होगा ना, यहाँ पर कैंसिल होगा, सेम स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ भी कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब जीरो तो नहीं है। अब देखो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ चलें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा, उसके बाद सल्फर और हाइड्रोजन, उसके बाद सेलेनियम और हाइड्रोजन, क्योंकि जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो इनमें सेंट्रल एटम, तीनों जो सेंट्रल एटम है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी किस में होगा? H2O में, और फिर उसके बाद H2S में, फिर उसके बाद, तो ये इनके डायपोल मोमेंट का ऑर्डर हो जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, NH3 और NF3। भाई ये एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये PY की हुई नीट में आया हुआ है। इसमें उन्होंने पूछा था किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो देखो ज़रा, ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा एक बात तो क्लियर है, एक बात क्लियर है कि यहाँ पर एक एक लोन पेयर होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन में? 5, तो दोनों पे एक एक लोन पेयर होगा। तो एक बात क्लियर हो गई कि म्यू जीरो नहीं होगा, ये बात तो क्लियर है कि यहाँ म्यू जीरो नहीं होगा। अब आगे चेक करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3, और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो तुम घटाओगे, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा 0.9। अब इसमें चेक करो, फ्लोरीन की कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सबसे ज़्यादा, और वो कितनी होती है? 4। अब इसमें से तुम माइनस करो 3 माइनस करोगे ना, नाइट्रोजन है ना, तो 3 माइनस करोगे तो यहाँ कितनी आ जाएगा? मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किस में ज़्यादा? NF3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा तो यहाँ डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा। तो तुम ऑर्डर बताओगे NF3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा NH3 से, लेकिन ये तो आंसर गलत है, क्योंकि ये जो मैंने तुम्हें बताया ना, ये जुगाड़ है। जो एक्चुअल आंसर निकलेगा वो स्ट्रक्चर से ही निकलेगा। बात समझ में आ रही है? एक्चुअल आंसर हमें पता चलेगा डायरेक्शन से। पॉली एटॉमिक है तो स्ट्रक्चर बनाओगे, डायरेक्शन निकालोगे, तभी पता चलेगा। तो ज़रा हम दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देखना ज़रा भाई NH3 का और NF3 का। और बताओ यहाँ क्या होगा? लोन पेयर। ऐसे ही NF3 है, और यहाँ भी क्या होगा? लोन पेयर। अब ध्यान से देखना, मुझे बताओ नाइट्रोजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा? नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इसका इधर की तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ। और देखो जब लोन पेयर प्रेजेंट हो तो कहा था सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ। अब तुम मुझे बताओ ज़रा, इसे चेक करो, देखो लोन पेयर की वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है डाइपोल मोमेंट, बोलो, और इन बॉन्ड पेयर की वजह से इधर, और इस बॉन्ड पेयर की वजह से, इस वाले की वजह से सीधा, और इसकी वजह से इधर। तो ये सब आपस में ऐड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? सबकी डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ म्यू सबका ऐड होगा। अब इधर देखो, सेम नहीं, ऐड होगा। अब इधर देखो ज़रा, यहाँ देखो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, यहाँ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये। और लोन पेयर अगर है तो बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ ही क्या होती है? डायरेक्शन। ठीक है ना? तो अब तुम देखो ज़रा, इसको चेक करो, इसको ज़रा अगर चेक करो तो लोन पेयर की वजह से तो डाइपोल मोमेंट ये है, और बॉन्ड पेयर की वजह से ऐसे है, ऐसे है, और ऐसे। अब मुझे बताओ डायरेक्शन यहाँ अपोजिट हो गई ना, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो यहाँ घटेगा और यहाँ सबका सब ऐड होगा। इसका मतलब यहाँ जो डाइपोल मोमेंट होगा वो NF3 से ज़्यादा होगा। तो सही आंसर ये है। ठीक है ना? और ये हमें पता कैसे चला? स्ट्रक्चर से पता चलेगा। अब देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नहीं, एक और ऑर्डर दे रखा है तुम्हारी NCERT की बुक में, केमिस्ट्री 12th क्लास केमिस्ट्री की सेकंड बुक में। पहले ही चैप्टर है हेलो एल्किन और हेलो एरिन, उसमें एक ऑर्डर दे रखा है, ध्यान से सुनना। डाइपोल मोमेंट का एक ऑर्डर दे रखा है। अब देखो हम जो कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया था, ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, अभी तक नहीं पूछा है, और हो सकता है इसे पूछ लें। देखो अब समझना, अगर हमसे पूछा जाए कि इन मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, तो सिंपली तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे भाई हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल लेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल के जो ऑर्डर आएगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा, उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। तो जब तुम निकालने जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा इसमें आएगा। रीज़न भाई फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर जब इसमें कार्बन को तुम घटाओगे तो जो भी आंसर आएगा वो इससे तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की कंपेरिजन में कम, और इसकी और कम, और इसकी और कम। यानी सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा वो इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें। तो तुम कहोगे सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट
CH3F का, फिर CH3Cl का, फिर CH3Br का, फिर CH3I का। लेकिन अगर तुम ऐसे ऑर्डर निकालोगे तो ये ऑर्डर है गलत, ये ऑर्डर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब तुम देखो म्यू का फॉर्मूला था Q इंटू डी। ये चार्ज कहाँ से आ रहा था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से ही आ रहा था। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था उतना ज़्यादा चार्ज डेवलप हो रहा था। बोलो यार, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे उतना ही नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे उतना ही पॉजिटिव। यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो इस फैक्टर को गवर्न कर रहा है, नहीं कर रहा है, बोलो चार्ज वाले फैक्टर को। तो जाहिर सी बात है यहाँ चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ चार्ज अगर ज़्यादा डेवलप होगा तो म्यू भी ज़्यादा होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो चार्ज ही होता है, लेकिन इस केस में, इन दोनों के केस में जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो डिस्टेंस होगी। डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा, डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस होगी। चार्ज भले ही इस मॉलिक्यूल में ज़्यादा डेवलप होगा, लेकिन जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बताओ किस में ज़्यादा होगी, क्लोरीन में, क्योंकि भाई क्लोरीन बड़ा होता है फ्लोरीन से। तो यहाँ जो है वो चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ डिस्टेंस वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। और बताओ यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो म्यू भी ज़्यादा होगा। तो सिर्फ इस केस में इसका म्यू ज़्यादा, बाकी फिर उसके बाद तीनों के केस में किसको चेक करोगे तुम, चार्ज को ही डोमिनेंट फैक्टर मानोगे। सिर्फ CH3Cl और CH3F की केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो डोमिनेंट फैक्टर होती है, यानी जो इनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वही क्या होती है, डोमिनेंट फैक्टर। ये D क्या होता है, डोमिनेंट फैक्टर। इसी के बेस पे तुम कहोगे कि उसमें चार्ज ज़्यादा है, और ये एज इट इज़ ऑर्डर NCERT में ही लिखा है, NCERT में एज इट इज़ ऑर्डर लिखा है, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट इन एरोमेटिक कंपाउंड, देखना भाई ध्यान से। ये बेंजीन है, ये नेफ्थलीन है, और ये एंथ्रासीन है, ठीक है ना। बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, इन सब में जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। इन सब में डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। देखो समझना, एक बना दे रहा हूँ मैं बस, बाकी तुम समझ लेना। ये बेंजीन है, बताओ यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ, और इसी से क्या अटैच है, हाइड्रोजन। अब जब तुम सबका डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आएगा, और जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आएगा तो देखो इस पॉइंट पे आगे सबका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सबका डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो। इस केस में भी सेम होगा, इस केस में भी सेम होगा, ठीक है ना, दोनों में, नेफ्थलीन में भी, एंथ्रासीन में भी, बेंजीन में। अब इसके बाद जब बात आएगी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यहां समझना ध्यान से। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी बेंजीन पे सिर्फ एक ही जगह क्या हो, सब्स्टिट्यूशन, यानी बेंजीन के साथ बस एक ही ग्रुप लगा हो। ये बेंजीन है और उस पर कोई एक ही ग्रुप लगा हो, तो इसे हम बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो यहाँ फिर तुम एक पॉइंट याद रखना कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, जितनी भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, सबका नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। सबका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड आए, उस पर चाहे प्लस आई इफेक्ट हो, चाहे माइनस आई इफेक्ट हो, प्लस आर प्लस एम, कोई भी इफेक्ट लगता हो, उन सब का नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो ही होगा। और ऐसे सारे मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होंगे। देखो समझना इसका एग्जांपल समझना। इसका एग्जांपल तुम देखो, Cl है, OH या NO2, कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है ना, कोई भी एग्जांपल ले लो। तुम देखो ध्यान से, बोलो इस रिंग का तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, और बताओ यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो नेट डाइपोल मोमेंट किधर की तरफ जाएगा, क्लोरीन की तरफ। तो जब नेट निकालने जाओगे तो बस यही दिखेगा तुम्हें, एक ही एरो। तो बताओ कुछ ना कुछ तो है, ये जीरो तो नहीं है। इसी तरह यहाँ देखो तुम, बोलो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा, और यहाँ भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस पूरी रिंग का जीरो, लेकिन इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, यानी इनमें से किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो नहीं होगा। सबका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो,
ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो ऐसे केस में, मोनो सब्स्टिट्यूटेड केस में हमेशा डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो। अब इसके बाद नेक्स्ट केस आता है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, यानी दो जगह सब्स्टिट्यूशन हो। तो ध्यान से सुनना, यहाँ जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है। देखो डाइक्लोरोबेंजीन है ये, अच्छा यहाँ दोनों ग्रुप कौन से लगे हैं, साइनाइड साइनाइड, और यहाँ दोनों ग्रुप कौन से लगे हैं, OH और OH, ठीक है ना। अब देखो जरा इधर ध्यान से देखना, मुझे बताओ इस रिंग की वजह से डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन जरा इस क्लोरीन को देखो तुम, बताओ इधर की तरफ डाइपोल मोमेंट होगा नहीं होगा, बोलो यार, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इस तरफ होगा। अब बताओ ये दोनों एटम सेम है ना, दोनों एटम सेम है, तो इन दोनों का डाइपोल मोमेंट भी कैसा होना चाहिए, सेम। अब देखो तुम जरा, एक तो इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम, डायरेक्शन अपोजिट। बताओ नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस केस को जरा तुम देखो, देखो समझना ध्यान से। अब यहाँ तुम क्या करो भाई, इस रिंग की वजह से तो जीरो है, लेकिन यहाँ आओ जरा, इस कार्बन पे आओ। इस कार्बन का जब तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो बताओ, एक तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, ये ट्रिपल बॉन्ड जरूर है, सिग्मा एक बनेगा, दो पाई बनेंगे। तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp, वो होगा sp, और अगर sp है तो शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर। मुझे बताओ सेम कंडीशन यहाँ होगी, sp और लीनियर। तो इन दोनों के बीच में बताओ, यहाँ जो एंगल होगा, यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 होगा, बोलो। अब जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, देखो यहाँ से समझना ध्यान से भाई, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, लेकिन यहाँ देखो ये नाइट्रोजन है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ, और यहाँ भी डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ ही होगी। बताओ ये दोनों भी कैंसिल आउट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो इनका डाइपोल मोमेंट भी जीरो होगा। लेकिन ज़रा इधर देखो, ये देखो यहाँ दो OH ग्रुप है, दो OH ग्रुप है, मुझे बताओ यहाँ लोन पेयर दो होंगे, बोलो यार। और जब तुम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो बताओ ये सेंट्रल एटम होगा, तो एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, बॉन्ड कितने हो गए, दो, और दो ही क्या है, लोन पेयर। अब अगर दो बॉन्ड पेयर हो, दो लोन पेयर हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और शेप कैसा होगा बताओ यार, एंगुलर या बेंट। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, दो लोन पेयर हो, शेप हो जाता है एंगुलर या बेंट। अब मुझे बताओ ये बेंट शेप ही तो है, या कह लो एंगुलर शेप ही तो है, बोलो यार। अब तुम देखो ज़रा, इन दोनों की वजह से यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ, और यहाँ इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ। तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेकिन चूंकि स्ट्रक्चर जो है लोन पेयर आने की वजह से एंगुलर हो गया है, तो मुझे बताओ इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा किसकी तरफ होगा, इसकी तरफ, बोलो यार। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इसकी तरफ। अब इन्हें अगर तुम ज़रा बनाकर देखो तो एक तो इधर जाएगा, दूसरा इधर। बताओ ये कभी भी कैंसिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसको आगे बढ़ा दो तो ये इधर जाता होगा, आगे बढ़ा दो इधर जाता होगा। मुझे बताओ ये क्या आपस में कैंसिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते कैंसिल। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट होगा नॉन जीरो। तो अगर इसे याद रखना चाहो, अगर इसे याद रखना चाहो तो ऐसे याद कर लेना कि कोई भी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, कोई भी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, अगर उसके पास लोन पेयर है कोई परसेंट, अगर उसके पास लोन पेयर है तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। और अगर लोन पेयर नहीं है, अगर लोन पेयर नहीं है तो जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ लोन पेयर नहीं था तो यहाँ लीनियर था, लीनियर था तो यहाँ जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल हो रहा था। लेकिन यहाँ लोन पेयर आ गया ना, लोन पेयर आने की वजह से शेप कैसा हो गया, एंगुलर। और शेप कैसा हो गया, एंगुलर। तो बताओ अब इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में, एग्जैक्ट अपोजिट में नहीं है ना, एग्जैक्ट अपोजिट नहीं है। और अगर एग्जैक्ट अपोजिट नहीं है तो फिर जीरो होगा ही नहीं डाइपोल मोमेंट, फिर तो नॉन जीरो होगा। तो तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और जो ग्रुप लगा है बेंजीन के साथ उसके पास लोन पेयर है तो वहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो बताओ जो मॉलिक्यूल होगा वो पोलर होगा या नॉन पोलर, पोलर होगा, सही है ना। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है तो नॉन पोलर, और जीरो नहीं है तो पोलर। अब देखो एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर।
मॉलिक्यूल इज पोलर। अब देखो ऑप्शन है अपने पास PCl5 HCF4 CH4 और चौथा ऑप्शन है NH3। अब सवाल में तुमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा पोलर होगा। तो अगर मॉलिक्यूल पोलर है इसका मतलब उसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। देखो यहाँ सेंट्रल एटम है, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है और जितने भी सराउंडिंग एटम है वो सब सेम है, और अगर सराउंडिंग एटम सेम है कोई भी लोन पेयर नहीं है तो डायपोल मोमेंट जीरो। सेम कंडीशन याद है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सराउंडिंग एटम भी 4 है, यानी 4 बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर एक भी नहीं होगा तो यहाँ भी जीरो। और इन दोनों में डायपोल मोमेंट अगर जीरो है तो ये दोनों नॉन पोलर होंगे। XeO4 में ज़रूर 2 लोन पेयर हैं, लेकिन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा और यहाँ सारे डायपोल मोमेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो म्यू यहाँ भी जीरो और ये भी कैसा होगा? नॉन पोलर। अब कौन बचा? एक ही बचा, यही आंसर होगा। आंसर तो ठीक है लेकिन तुम देख लो ना, इसके पास क्या प्रेजेंट है? एक लोन पेयर, और मैंने बताया था सेंट्रल एटम के पास अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसका डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, और ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर। क्या समझे नहीं समझे? बोलो। तो कर लोगे ना? कर लोगे? और बताएं कितना टाइम रह गया?